What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी आप लोगों को। ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है G7 कंट्रीज के बारे में। तो G7 कंट्रीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया G7 कंट्रीज का पार्ट है जापान। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि 45वीं जो मीटिंग हुई है G7 की, ये अभी यहां पर बेरिट्स फ्रांस के अंदर में देखने को मिली। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट करता है विद इन G7 कंट्रीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 1, 2, सी में बोला गया 2, 3, डी में बोला गया 3 ओनली। करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। करेक्ट आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। जापान जो है वो G7 कंट्रीज का पार्ट है, और इसके अलावा यहां पर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और यूएसए भी इसका यहां पर पार्ट है। 45वीं मीटिंग रिसेंटली अभी फ्रांस के अंदर देखने को मिली, और यूरोपियन यूनियन G7 कंट्री के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अगर अलग से आप लोग यूरोपियन यूनियन को देखेंगे तो टोटल मिलाकर 28 मेंबर है यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहां पर जान लेते हैं। जिसको आप लोग G7 कंट्री बोल रहे हैं, कुछ टाइम पहले इसको G8 कंट्री के नाम से जाना जाता था, पर लेकिन जो क्रीमिया इशू है उसकी वजह से जो रसिया है G7 से बाहर निकल गया, और यहां पर आज के डेट में G8 से बाहर निकल गया, और इसको G7 हम लोग बोलते हैं। रसिया जो है यहां पर, जो ये क्रीमिया इशू मैंने आप लोगों को बताया, तो यहां पर यह है क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट था, पर लेकिन रसिया के द्वारा यहां पर रेफरेंडम कराया गया, जो कि एक तरीका इलेक्शन आप लोग बोल सकते हैं, और जनता की राय मांगी गई। तो जनता ने बोला वो रसिया के साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि जब यूएसएसआर हुआ करता था उस टाइम पर यहां पर ये ऑलरेडी इसका ही पार्ट था, यूएसआर का पार्ट था, जो कि आज के डेट में आप लोग रसिया जिसको बोलते हैं। तो यहां पर इसके द्वारा ये हरकतें की गई, तो G8 कंट्रीज के द्वारा G7 कंट्री बना दिया गया रसिया को बाहर निकाल के। तो जब से यहां पर हम लोग इसको G7 इकोनॉमीज बोलते हैं। इसी के साथ में जो रिसेंटली अभी मीटिंग हुई यहां पर 45वीं मीटिंग हुई फ्रांस के अंदर में, यहां पर जो बेसिक फोकस यहां पर दिया गया, ये जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को काफी लार्ज स्केल पर यहां पर सपोर्ट किया गया, ताकि इस चीज पर फोकस दिया जा सके ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बात की जा रही थी यहां पर G7 कंट्रीज के बारे में। आंसर है, आगे बढ़ता हूं। अच्छा हाँ, ये सिंबल भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं G7 कंट्री के बारे में जो हम लोगों ने बात की है, और अगर G8 होता तो यहां पर आज की जगह आप लोगों को 8 दिखा होता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहां पर 8 कोर जो इंडस्ट्री है वो 50% वेट है उनका, जब आप लोग बात करते हैं IIP के बारे में, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम वेट यहां पर रखते हैं, जो इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्री के अंदर में। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर कि 8 कोर इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन कर रही है 2015 से। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 2 ओनली, डी में बोला गया 1, 2, 3। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। करेक्ट आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह है कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है यहां पर ये 40% यहां पर लगभग 40.27% जो है यहां पर ये रिप्रेजेंट करती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, यानी कि IIP में। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई।
बाकी जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोला गया है कि यहाँ पर जो ये है घटती जा रही है यहाँ पर स्टेडली यानी कि कंटिन्यूसली 2015 से। देखिए अगर कोई भी स्टेटमेंट आप लोगों को ऐसा दे तो इसका मतलब है कि वो आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मली इंडस्ट्रीज जो होते हैं वैसे नहीं कंप्लीटली घटती जा रही है, कंप्लीटली बढ़ती जा रही है, उनमें अप्स डाउन आते रहते हैं, कभी ऊपर चली गई, कभी नीचे आ गई, कभी खरीदारी ज्यादा हो गई, कभी कम, कभी इस तरीके से। तो ये ऐसी स्टेटमेंट अगर कोई हो तो आप लोग उसको समझिए कि ये गलत स्टेटमेंट है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो आप लोग जैसे नहीं कहते कि एक अच्छा गैस करना है तो उस टाइम पर आप लोग इसको एक अच्छा गैस बोल सकते हैं। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर जान लेते हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। जैसे बोला गया कि मैक्सिमम जो वेट है यहां पर बोला गया है कि 8 कोर इंडस्ट्री में वो रिफाइनरी प्रोडक्ट का है। तो इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन यहां पर समझ लेते हैं कि किस किस का कितना ये यहां पर इंडेक्स में किसका कितना वेट है। सबसे पहले तो 8 कोर इंडस्ट्री में आता कौन है? कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल मिलाकर ये यहां पर प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा जो यहां पर ये वेटेज है 28% रिफाइनरी प्रोडक्ट का है। दूसरे नंबर पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है 19% और तीसरे नंबर पर है स्टील। तो टॉप 3 नाम याद रखिएगा, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है और थर्ड पे ये है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी सबसे कम अगर आप लोगों से कोई पूछे तो है फर्टिलाइजर, ठीक है, उसका है 2.63। तो ये जो इंडेक्स है इसका बेस ईयर अगर आप लोगों से कोई पूछे तो यहां पर इस सीरीज का है 2011-12। तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, तो यहां पर इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये बात की जा रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WTO बोलते हो। इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन, यानी कि जो कंट्रीज है उनके बीच में क्या क्या रूल होने चाहिए ट्रेड से रिलेटेड उसके बारे में बात करती है। WTO यहां पर ये कट करती है कॉस्ट जो डूइंग बिजनेस का है इंटरनेशनली, यानी कि जो महंगा ना पड़े बिजनेस और लोगों तक आसानी से प्रोडक्ट पहुंचे, तो उसके लिए यहां पर रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ऑल अफ्रीकन जो कंट्री है वो मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1-3, बी में बोला गया 2-3, सी में बोला गया 1-2, डी में बोला गया 1-2-3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि ऑल अफ्रीकन नेशन यहां पर इसके मेंबर नहीं है, तो इसलिए यहां पर यह स्टेटमेंट गलत हो गई। तो जो आंसर है यहां पर आंसर इसका सी हो गया, पर लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहां पर समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जैसे कि बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो वहां पर 193 मेंबर हैं। अगर हम लोग बात करें WTO के बारे में तो आप लोग यहां पर 164 मेंबर आप लोग यहां पर इसके नजर आएंगे, जिसको आप लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे मेंबर यहां पर अफ्रीकन कंट्री भी इसके मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ये कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि पहले इसको GATT बोला करते थे, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, जो कि आगे चलकर यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो इसके बारे में आज याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस करके आया है GATT को। पहले यहां पर वो चीजों को देखा करता, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर। तो आंसर सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर ये बात कर रहे हैं TN, ये है मनोहरन कमेटी। तो ये किससे रिलेटेड थी इसके बारे में आप लोगों को बताना है। सबसे पहले बात की जा रही है रिवाइव करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर को। दूसरा बोला गया है न्यू डायरेक्ट टैक्स लेजिस्लेशन के लिए, यानी कि नया जो प्रत्यक्ष कर है उसको लगाने के लिए। 550वीं बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर डेवलपिंग द सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट लोन। तो जो कॉर्पोरेट लोन है उसके लिए सेकेंडरी मार्केट यहां पर डेवलप करने की बात की जा रही है, उसको कॉर्पोरेट लोन दिलाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या है? ABCFD। तो जो करेक्ट आंसर है यहां पर ये है इसका डी। इसके द्वारा यहां पर ये बोला गया, देखिए कि कॉर्पोरेट लोन के लिए एक सेकेंडरी मार्केट यहां पर होनी चाहिए। और ये जो सेटअप की गई थी कमेटी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई थी, ताकि जो कॉर्पोरेशन है हमारी कंट्री में जो कंपनीज हैं उनको यहां पर हेल्प मिल सके। तो इसके चलते यहां पर ये कमेटी अगर आप लोगों से पूछे किसके द्वारा सेटअप की गई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये सेटअप की गई थी। आंसर इसका डी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है डोमेस्टिकली इंपोर्टेंट बैंक के बारे में। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक, जिसको DSIB बोला जा रहा है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले बोला गया कि RBI के हाथ में पावर होती है डिक्लेयर करने के लिए, और ओनली पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं उन्हीं को यहां पर ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली, ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक डिक्लेयर किया जाता है, जिसको DSIB आप लोग बोलते हैं। जो बैंक्स हैं वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं उनके साइज की वजह से, उनका जो जुडिशियल एरिया एक्टिविटी है, इंटरकनेक्शन जो उनका है, उसके बेस पर यहां पर इनको ये सिस्टमेटिक उनका दर्जा उनको दिया जाता है। तीसरा बोला जा रहा है अगर 2% ऑफ द GDP
ये कंसीडर किए जाते हैं, तो यहाँ पर इनको यहाँ पर ये कैटेगरी में रख दिया जाता है, यानी कि काफी बड़ा बैंक होना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 2, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया 2 3, डी बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका सी, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ओनली यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर प्राइवेट बैंक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि कौन है फिलहाल अभी यहाँ पर? एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है। तो यहाँ पर ये अभी यहाँ पर बात की जा रही है इनकी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ये हो गए हैं यहाँ पर। इसी के साथ में जो ये फैक्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2% जीडीपी यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके चलते यहां पर ये बैंक का दर्जा दिया जा रहा है। बेसिक फंडा ये है कि एक ऐसा बैंक बनाना जो कि फेल न हो सके, यानी कि कंट्री में सर्वाइव कर सके, तो इसके चलते यहां पर ये दर्जा आरबीआई के द्वारा यहां पर देना इनको स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है इंटरनेट के बारे में। तो बात की जा रही है यहाँ पर ओपन आर्किटेक्चर बेस्ड वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये है बेसिकली वानी जिसको बोला जा रहा है। तो ये प्रपोज किया गया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका विजन क्या है, बेसिकली उसके बारे में स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। बोला जा रहा है यहाँ पर कि एनी एंटिटी जो इंक्लूड करती है स्मॉल एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पर वो एबल होगी सेट करने के लिए पेड पब्लिक वाईफाई एक्सेस पॉइंट और हॉटस्पॉट, यानी कि अगर आप लोग पब्लिक में है कहीं पर भी तो आप लोगों को हॉटस्पॉट मिल जाएंगे ताकि आप लोग इंटरनेट यूज कर सके, पर पेड होगा वो। दूसरा बोला गया पब्लिक डेटा ऑफिस जो हो गए यहाँ पर, जिसको पीडीओ बोला जा रहा है, ये प्रोवाइड करेंगे बैंडविड्थ इन एंटिटीज को, यानी कि जो यहां पर ये खोली जाएंगी। और इसी के साथ में जो वानी है उसको नीड होगी टेलीकॉम लाइसेंस की और शेयर रिवेन्यू करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ में। तो क्या है करेक्ट स्टेटमेंट? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 और 2, डी में बोला गया नन। एग्जैक्ट आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो लाइसेंस के बारे में बात की गई यहाँ पर, ये यहाँ पर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और इनको यहां पर इससे जाकर लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये यहां पर गलत स्टेटमेंट बोली गई है। बेसिक फंडा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सके, और इसी के बेस पर जो हर एक कंट्री में, जो मैं बोलता हूं ना, एक साइड में इंडिया एक साइड में भारत, तो डिवाइड ना हो, तो उस डिवीजन को मिटाया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सके लो प्राइस में। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात कर रहा है एक कमेटी के बारे में जिसको बोलते हैं यहाँ पर राजमन्नार कमेटी। तो 1969 की एक कमेटी है, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहला बोला गया है कि यहाँ पर जो टर्म ऑफ रेफरेंस कमेटी का था वो एंजॉय कर रही थी कि ताकि एक सजेस्ट किया जाए सुटेबल अमेंडमेंट करने के लिए संविधान में, ताकि जो राज्य हैं उनको टॉप ऑटोनॉमी दी जा सके, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया यहाँ पर जो सेंट्रल थीम थी रिकमेंडेशन की वो ये थी एलिमिनेट करना है यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है सेंटर की, यानी कि सेंटर की जो दादागिरी है और स्टेट को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी कंफर्म करना है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 और 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा राजमन्नार कमेटी कब सेटअप की गई थी? तो 1969 में यहाँ पर सेटअप की गई थी। किससे रिलेटेड थी? सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड थी। क्या बातें कर रही थी? ये बात कर रही थी कि किस तरीके से जो राज्य हैं उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा सके और जो फेडरल सिस्टम है हमारी कंट्री का संघवाद का ढांचा है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, सेंटर दादागिरी न दिखाए स्टेट के ऊपर। तो ये सारी इसके बेसिकली इसके थ्रू बातें बोली गई थी। तो आंसर यहां पर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के सामने बात की जा रही है इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, यानी कि ITHCP, टाइगर के जो रहने का जगह है उसके कंजर्वेशन प्लान के बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट बोला गया कि प्रोटेक्टिंग द टाइगर स्पीसीज, और जो उनके प्रे होते हैं इनके जिनका वो शिकार करते हैं पोचिंग से, यानी कि दोनों को, टाइगर को भी और उनके शिकार को भी, जो पोचिंग होती है यानी कि अवैध शिकार से रोकना। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहां पर प्रिजर्व करना उनका हैबिटेट, यानी कि जो रहने की जगह है, कोर हैबिटेट एरिया जो बफर जोन होता है, कॉरिडोर, तो उसको प्रोटेक्ट करना ताकि आराम से घूम फिर सकें, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तीसरा बोला गया ग्लोबल टाइगर रिकवरी जो प्रोग्राम है जिसको GTRP बोलते हैं, उसका एक एफर्ट ये है कि डबल टाइगर की नंबर की पॉपुलेशन करनी है 2025 तक। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 2, बी में बोला जा रहा है 2 1 3, सी में बोला जा रहा है 2 3, डी में बोला जा रहा है 1 2 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका, सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है, पर लेकिन फर्स्ट और सेकंड, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। जो कि टारगेट है यहां पर ग्लोबल तक का, ये है 2022 तक का। तो 2022 में बहुत सारे टारगेट कंप्लीट करने हैं, किसानों की इनकम डबल करना है हमारी कंट्री में, और भी बहुत सारे प्लान है, तो उसमें ये भी एक प्लान आप लोग जोड़ लीजिए जिसमें यहां पर टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है। पर लेकिन ये हमारा प्रोग्राम नहीं अकेलों का, ये बांग्लादेश का भी प्रोग्राम, ये इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार, इनका भी ये प्रोग्राम है। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है बुद्धा नाले के बारे में। तो ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। बोला गया एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है जो कि लोकेटेड है सारनाथ, डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल इंपोर्टेंस का। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये इमेज है बुद्धा धम्म चक्रा जो परिवर्तन मुद्रा है उसकी। तीसरा बोला गया है स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। चौथा बोला गया एक सीजनल वाटर स्ट्रीम। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका डी, यानी कि एक सीजनल वाटर स्ट्रीम है। ये वाटर की स्ट्रीम है जो कि मालवा रीजन और पंजाब से यहाँ पर पास थ्रू होते हुए यहाँ पर बहती है। ये इसका नाम यहाँ पर बुद्धा, इसका नाम यहाँ पर रखा गया यहाँ पर ये बुद्धा नाला। ये जो है हाईली पॉपुलेटेड एरिया है पंजाब के अंदर, और बेसिकली जो पानी यहाँ पर निकल के आता है ये सतलज रिवर से कनेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ये एक सीजनल वाटर स्ट्रीम है, एक मौसमी जलधारा। ओके, आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये रिवर के बारे में बात की जा रही है। तो कुछ रिवर के नाम है आप लोगों के सामने, वंशधारा, इंद्रावती, नेक्स्ट यहाँ पर प्रणहिता, चौथा यहाँ पर पेनर। तो कौन सी यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, ये आप लोग को बतानी है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4, डी में बोला गया 2 3। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका डी, यानी कि 2 और 3, यानी कि इंद्रावती और प्रणहिता यहाँ पर ये है ट्रिब्यूटरी गोदावरी रिवर की। बाकी की जो दो है, पहली हो गई वंशधारा, ये यहाँ पर मेन रिवर है नॉर्थ आंध्र प्रदेश के अंदर जो कि महानदी और गोदावरी के बीच में बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर जो है पिन्नर रिवर, ये है यहाँ पर एक साउथ, ये यहाँ पर जो फ्लो होती है रिवर कृष्णा के साउथ में, और ट्रिब्यूटरी यहाँ, ठीक है ना। तो साउथ ये यहाँ पर बेसिकली फ्लो होती है जो कृष्णा रिवर के साउथ में, तो ये ट्रिब्यूटरी नहीं है गोदावरी की। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।